कश्मीर एक ऐसी जगह है जो कि भारत का एक अभिन्न अंग प्राचीन काल से रहा। समय बीता, लोग आए, लोगों में ज़्यादातर आक्रांता आए क्योंकि उनके लिए ये जो क्षेत्र था वो सिर्फ मटेरियल, जिसको हम कहते हैं भौतिक चीज़ों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं रहा, बल्कि जो राजनीतिक और जो भौगोलिक इसकी विशेषता रही, उसमें भी इसके ऊपर अधिकार करना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। हम 1989 में जो कश्मीरी हिंदूज का एक्सोडस हुआ कश्मीर से, उसकी बात तो लगातार करते हैं, लेकिन 1947 में पाकिस्तानी आर्मी की अटैक की वजह से मीरपुर और मुजफ्फराबाद के अंदर जो बहुत बड़ा एक्सोडस हुआ और किलिंग्स हुई, उसकी बातचीत मुझे लगता है कि पूरे डिस्कशन में कहीं ना कहीं छूट गई है। शारदा पीठ या शारदा देवी का जो मंदिर है वो आज पाकिस्तान के कब्जे में है। कश्मीरी जो पॉपुलेशन है या कश्मीरी कम्युनिटी है, कश्मीरी हिंदू जो कम्युनिटी है, वो शारदा देवी को अपनी कुल देवी मानता है। आज उस कुल देवी का मंदिर की स्थिति क्या है वो आपके सामने है। आज का सेशन ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस संदर्भ में है कि हमारी भारत माता का जो मुकुट है, जिसको हम जम्मू कश्मीर कहते हैं, और हमारी जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ शारदे, उनका निवास स्थान वहीं बताया गया। हम अपना कोई भी कार्य शुरू करते हैं विद्या आरंभ से संबंधित, तो एक श्लोक है, आप कभी गौर करना, उस श्लोक के माध्यम से शुरू करते हैं। वो है, नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वामहम प्रार्थे नित्यम विद्यादानम च देहि में। हमारे जो शंकर भगवान हैं, उनका निवास स्थान भी कैलाश पर्वत है। शंकराचार्य जी ने पूरे जगह पर यात्रा कर ली और उनको जब ये था कि उनको सर्व विजय की उपाधि कब मिलेगी, उनको कब महात्मा मिलेगा, उनको कब इस चीज का सर्टिफिकेशन मिलेगा कि वो भारतीय आध्यात्म की परंपरा से ओतप्रोत हो गए। उन्हें, हमें जो काश्मीर पुरवासिनी माता देवी हैं, वहां पर उनको जाना पड़ा। एक बड़ी पीठ थी, एक सर्वज्ञ पीठ बोलते थे उसको। बड़ी लाइब्रेरी, दुनिया की बड़ी लाइब्रेरी, दुनिया के संपूर्ण आकर्षण का केंद्र, लेकिन वो हमारे पास नहीं। हमारे बहुत ढेर सारे गुरुद्वारे, हमारे ढेर सारे मंदिर, हमारे ढेर सारे जो बुद्ध और इसके पहले नाग परंपरा के जो प्रतीक चिन्ह थे, और मैं कहता हूं कि इन्यूमरेबल, एक उसकी संख्या नहीं, वो गिलगित बल्तिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, भिंबर, वो संपूर्ण उस एरिया में नहीं है जो हमारे अध्यात्म और हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता के पर्याय हुआ करते थे। इधर वाला जो हमारे राजनीतिक चेतना का एक जो भाग रहा, हमारी जो आध्यात्मिक एकता का भाग रहा, उसको खंडित करने का 15 अगस्त 1947 के बाद अक्टूबर में, आप जानते हैं, एक बड़ा प्रयास हुआ और लगभग आधे से ज़्यादा भाग, अराउंड द 51% जो पोर्शन, वो हमारे पास नहीं रहा। वहाँ पर पाकिस्तान, चाइना, उन दोनों ने बड़े प्रायोजित ढंग से हमारी भूमि, हमारे संसाधन, हमारी संस्कृति और हमारे लोगों के ऊपर एक अलग तरीके का, अवैध तरीके से उन्होंने नियंत्रण रखा हुआ है। और ये एरिया 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा है। मतलब हरियाणा से अगर आप करें कि हरियाणा के जस्ट लगभग 2 गुना होगा भाई साहब। संसाधन, आर्थिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, और जैसा कि मैंने कहा कि एक आध्यात्मिक चेतना, ऊर्जा के स्रोत, ये भाग हमारे पास नहीं है। आज हमारी बात इसी पर शुरू होगी। हमारे साथ 2 बड़े विद्वत, जिन्होंने अपना जीवन का एक बड़ा समय इसी क्षेत्र पर लगाया हुआ है, श्रीमान रंजन जी और दीदी अमृता शिल्पी जी हमारे पास हैं। और मैं आग्रह करूंगा कि
डॉक्टर अमृता शिल्पी जी से कि आप इसकी जो कल्चरल कंटिन्यूटी, जो स्पिरिचुअल कंटिन्यूटी है, इस एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक निरंतरता जो संपूर्ण जम्मू कश्मीर की, जब हम बोलते हैं संपूर्ण जम्मू कश्मीर लद्दाख, अब तो हमने एक प्रशासनिक विभाजन उस लद्दाख का अलग कर दिया जिसमें गिलगित बल्तिस्तान है, लेकिन हम जब आज पूरी बात करेंगे तो पूरी उसमें गिलगित बल्तिस्तान, मेरपुर, मुजफ्फराबाद, मतलब संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करेंगे तो उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक निरंतरता क्या रही है। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर अमृता शिल्पी जी से कि आप इस विषय पर हम लोगों का मार्गदर्शन करें। जम्मू कश्मीर एक ऐसा विषय है जिस पे कि हम जानते हैं, जानना चाहते हैं, और कई सारी ऐसी बातें हैं जो एक साथ हमारे सामने जब आती हैं तो लगता है इस पे विश्वास करूं या उस पे विश्वास करूं। जैसा प्रशांत जी ने बताया कि जो जम्मू कश्मीर की निरंतरता है वो सांस्कृतिक भी है, भौगोलिक भी है, और अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से जम्मू कश्मीर को उसका अगर आकलन करें तो हम पाएंगे कि हमारे जितने भी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं उसमें इसका नाम ज़रूर आता है। महाभारत, नीलमत पुराण, उसके अलावा राजतरंगिनी, ये सारे अगर आप ग्रंथों को पढ़ें तो कश्मीर एक ऐसी जगह है जो कि भारत का एक अभिन्न अंग प्राचीन काल से रहा। समय बीता, लोग आए, लोगों में ज़्यादातर आक्रांता आए क्योंकि उनके लिए ये जो क्षेत्र था वो सिर्फ मटेरियल, जिसको हम कहते हैं भौतिक चीज़ों के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं रहा, बल्कि जो राजनीतिक और जो भौगोलिक इसकी विशेषता रही उसमें भी इसके ऊपर अधिकार करना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। तो हम देखते हैं कि आक्रांता भी जो आए वो जम्मू कश्मीर को अपने अंदर, अपने पावर के अंदर लेने की उन्होंने कोशिश की। जम्मू कश्मीर को अगर हम अंग्रेज़ों के समय देखें तो जो कॉलोनियल जितना भी एक्सपेंस रहा उसमें जम्मू कश्मीर काफ़ी रेलेवेंट था, क्योंकि इसकी जो सीमाएं हैं ये आपके जितना भी नॉर्दर्न फ्रंटियर बॉर्डर्स हैं उससे हर जगह से इसको जोड़ती है, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे उस समय रशिया और यूरोपियन पावर्स, इनके बीच का जो टसल है उसको अगर आप देखें तो हर तरह से स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर हम देखें तो इवन विद ब्रिटिशर्स दिस एरिया held a very, very prominent place, right? Now, after Britishers, after independence, post-independence, Jammu Kashmir has been the most conflict-ridden area. अब conflict जो zone है वो बनाया किसने? एक तो पॉलिटिकल और दूसरा इंटरनेशनल जो इंटरवेंशन है, जितने भी एक्टर्स हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व रहे, और जम्मू कश्मीर की जो व्यवस्था है उसको इस तरीके से सामने रखा गया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परेशानियाँ हैं, ऐसा था नहीं। जो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट हुआ दैट वाज मेड विद अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, विद अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट, जो कि इस एरिया को हमेशा डिस्कशन में रखता रहा, राइट? एज अ सोशल साइंटिस्ट आई वांट टू एड्रेस टू थिंग्स। एज अ सोशल साइंटिस्ट आपको कोई भी जब कंसेप्ट समझना होता है तो उसमें आप पहला तो ये जानिए कि सोशल साइंस इज ऑलवेज चेंजिंग, है ना? जो सोशल, इट इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन। और दूसरा ये है दैट मैनी एरियाज आर कंटेस्टेड। कश्मीर के बारे में हमको दो बातें सामने दिखाई देंगी। पहला ये है कि कश्मीर हमारा है, कितना है, एंशिएंट टाइम में इसकी क्या रेलेवेंस थी। एक पक्ष आपको ये बोलेगा कि कश्मीर जो है उसके बारे में अगर हम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को देखें तो हम ये पाएंगे कि इसकी जो लेगेसी है, इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है, इसकी जो निरंतरता है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। इंटरनेशनल कई ऐसे एक्टर्स हैं, स्पेशली हमारे बॉर्डर्स में, हमारे जो पड़ोसी हैं, वो ये कहेंगे जी कश्मीर हमारा है। हु डू यू ट्रस्ट?
At that point of time, as a student of social science, मेरा आपसे जो रिक्वेस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, as a core social scientist, I would advise you that always go back to basics, always refer to the facts. ये फैक्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? वो फैक्ट्स जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, जिनको हमको समझने की ज़रूरत है। जैसा अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में अगर आप महाभारत का रेफरेंस देखें, आप नीलमत पुराण देखें, राजतरंगिणी देखें, फिर अभिनव गुप्त एक ऐसे फिलोसोफर जिन्होंने कश्मीर का जो एक हम कहते हैं कि मान सम्मान जो है वो उनकी आपको फिलॉसफी में नज़र आएगा। आप अगर उन लोगों को पढ़िए तो आप एक्चुअली एनालाइज कर पाएंगे कि इस जगह की हमारे लिए कल्चरली और फिलोसॉफिकली हमारे लिए इसकी सिग्निफिकेंस, जैसे अभी प्रशांत सर ने आपको बताया कि जब हम माँ शारदा की पूजा करते हैं तो हम सबसे पहले नमन करते हैं उस देश को, उस प्रदेश को जहाँ से उनका ज्ञान का उद्भव होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन इफ concepts are contested within social sciences, you must always refer to what is factual, right? Either it is geographically, either it is politically or historically, in any which way that social science is concerned. दूसरा होता है that how the interpretations are being done. कोई एक चीज का interpretation किस तरह से आ रहा है, even in that you need to delve upon the फैक्चुअल मेथड्स। पॉलिटिकल साइंस में जो हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं तो आप उनको देखें, एंड देन इफ यू एनालाइज जम्मू एंड कश्मीर, इट फॉर्म्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर स्टडी। तो आगे आप अभी ग्रेजुएशन में होंगे, आगे आप अगर पीएचडी भी करना चाहें तो ऑल द फैक्टर्स, ऑल द सेक्टर्स, है ना, कल्चरल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, सोशल, all the sectors have, you know, a very very rich legacy of Jammu and Kashmir being a part of our Bharat. So as a social scientist, you can always look at this area with questions, abhi aapke questions bhi honge, and try to locate your answers where you can actually find the factual details. Do not go on narratives that try to, you know, आपको आपके पथ से इधर उधर करने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच। अभी मैम ने एक नरेटिव का बात बताई आपको कि कैसे नरेटिव गढ़े गए हमारे ही भाग, हमारे ही अभिन्न हिस्से को लेकर के। जैसे हम लोग कहते हैं कि आपकी किताबों में भी मैक्सिमम टाइम कि जम्मू कश्मीर एक विवादित स्थल है। विवादित कैसे? आपके ज़मीन पे कोई दूसरा आदमी अगर कब्जा कर ले तो क्या यह विवादित हो जाता है? आपको बताया गया कि उस समय महाराजा हरि सिंह के सामने एक ऑप्शन स्वतंत्र रहने का था किताबों में, विथ फैक्ट एंड फिगर्स। हम आपको आग्रह करते हैं सभी से कि एक बार जो ये जो नरेटिव्स चले जम्मू कश्मीर के इर्द गिर्द, उसमें कुछ वेस्टर्न जो एकेडमिया है वो इन्वॉल्व थी, भारत देश के भी कुछ लोग अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए अपनी भारतीय अस्मिता के साथ बौद्धिक रूप से छल कर रहे हैं, और उन्होंने एक नरेटिव गढ़ा कि वो लोग हमसे अलग थे, कश्मीर के पास ऐसा था, एक प्लेबिसाइड का है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि इस नरेटिव को समझने की जरूरत है। एक एक लिखे शब्द जम्मू कश्मीर से सिर्फ कश्मीर कहने शुरू कर दिया, जम्मू अलग हो गया, कश्मीर अलग हो गया। जम्मू के साथ अलग कश्मीर कैसे अलग हो गया? पूरा भारत देश के साथ कश्मीर कैसे अलग हो गया? और इसमें क्या ब्रिटिश डिजाइन थी? तो इस संदर्भ में हमें जो अभी सबसे पहले देखना है उस नरेटिव को देखना है, उन शब्दों के चयन को देखना है जो बहुत सतर्कता पूर्वक जो भारत के विरोधी शक्तियां हैं वो अपने लिए कर रही। मैं आग्रह करूंगा श्रीमान रंजन जी से, आप विषय पे इसके बाद फिर। हमारे देश में जितने भी प्रांत हैं, जितने भी स्टेट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनली आज के समय में, उसमें जो एक स्टेट मुझे लगता है जिस पे डिस्कशन कम से कम 2019 से पहले अगर मैं कहूँ किसी एक स्टेट में जिस पे सबसे ज़्यादा डिस्कशन होता है या होता रहा है वो जम्मू कश्मीर है। आप लोग अभी अपनी ग्रेजुएशन में हैं, लेकिन जब आप स्कूल में रहे होंगे, जब से ग्रेजुएशन में आए हैं, तब से लगातार जितना मुझे लगता है कि
जम्मू कश्मीर के बारे में आपने सुना होगा अपने स्टेट के बाद, शायद ही किसी और स्टेट के बारे में आपने सुना होगा। साधारणतः जिस स्टेट के बारे में या जिस किसी कॉन्सेप्ट के बारे में या जिस किसी रीजन के बारे में जानकारी पब्लिक डोमेन में रहती है, उसमें अच्छा एक अवेयरनेस जनरेशन होता है, लोग जानते हैं उस चीज़ के बारे में। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर मुझे लगता है एक विडंबना रही कि जम्मू कश्मीर, जितनी ज़्यादा जानकारी जम्मू कश्मीर को लेकर जम्मू कश्मीर में और पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में, और फिर मैं ग्लोबली भी कहूँगा, जितनी जानकारी रही उसका परिणाम या दुष्परिणाम मैं कहूँगा वो यह रहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस ऐसे क्रिएट हुए फॉर लास्ट 70 ईयर्स स्पेशली। मैं बहुत एंशंट टाइम की बात नहीं करूँगा, लेकिन फॉर द लास्ट 70 ईयर्स जो मिसकंसेप्शंस जम्मू कश्मीर को लेकर खड़े हुए, उससे देश में एक अजीब सा मत बना जम्मू कश्मीर को लेकर। और जब इंफॉर्मेशन हमारे पास फॉल्टी रहती है तो उसके जो परिणाम रहते हैं, दुष्परिणाम रहते हैं, उसका रिजल्ट मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो लोकल जनता है, स्थानीय जनता है, उसके साथ साथ पूरे देश ने मुझे लगता है उसको काफी हद तक उसका नुकसान सहा। आज जो मेरा टॉपिक आपके सामने रखा गया था, नेशनल इंटीग्रिटी एंड जम्मू कश्मीर, और फिर ब्रैकेट में एक पीओजे डाला गया, वो अपने आप में बहुत वास्ट मैं कहूँगा या बहुत ऐसा विस्तृत सब्जेक्ट है जिसको 15 मिनट में या आधे घंटे में या 1 घंटे में स्पष्ट करना बहुत कठिन रहता है। लेकिन एक जो रूट कॉज है, या मैं कहूँगा एक जो रूट बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपके सामने रखूंगा, और उसके बाद मुझे लगता है हम चर्चा कर सकते हैं, जिससे मैं कोशिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर को लेकर, जब भी आप कभी जम्मू कश्मीर को लेकर आप अभी अपनी मास्टर्स के बाद, यहाँ के बाद मास्टर्स करेंगे, रिसर्च करेंगे, या अपने किसी भी जॉब में भी जाएंगे, आप पढ़ाएंगे भी, तो एक बेसिक मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के बारे में हमेशा आपके ध्यान में रहेगा। तो आपको भी जो भी जम्मू कश्मीर की जानकारी मिलेगी उसको देखने समझने में काफी आसानी रहेगी। जम्मू कश्मीर को लेकर जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला विक्टिम जो रहा वो फैक्ट्स रहा। जो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल, हिस्टोरिकल या कल्चरल जो फैक्ट्स थे या इंफॉर्मेशन थी, वो पहला विक्टिम रहा। जम्मू कश्मीर को लेकर पिछले 70 वर्षों से लगातार देश में और जम्मू कश्मीर में एक लड़ाई लगातार जारी है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद भी वो लड़ाई लगातार जारी है। वहां पर नेशनलिज्म, देश या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैं कहूंगा, वर्सेस एक सेपरेटिस्ट एलिमेंट है, जिसके साथ निरंतर संघर्ष वहां की स्थानीय जनता, हमारी जो आर्मी है, फोर्सेस है, वो लगातार कर रही हैं। और एक अजीब सा लगभग एक माहौल बनाया गया है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, लीगली, कल्चरली, हिस्टोरिकली, स्पेशली पोस्ट 1947 लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली, कि जम्मू कश्मीर पोस्ट इंडिपेंडेंस या जो पार्टीशन हुआ भारत ब्रिटिश इंडिया का, उसके बाद जम्मू कश्मीर बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट शुड हैव गॉन टू पाकिस्तान। आप कभी भी कोई भी बुक पढ़ेंगे या किसी जम्मू कश्मीर के एक्सपर्ट से बात करेंगे तो यहां से शुरुआत करेगा कि पोस्ट 1947 जम्मू कश्मीर बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट पाकिस्तान के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो भारत के पास रहा। भारत ने फिर प्लेबिसाइट का कुछ शर्त रखा जो पूरा नहीं किया। इसको लेकर लगातार मिसकंसेप्शंस रहते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर मुझे लगता है एक चीज बहुत स्पष्ट करने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर और भारत और जम्मू कश्मीर ऐसी कोई कल्पना या ऐसा कोई संकल्पना नहीं है जिसका जन्म 1947 में हुआ। जम्मू कश्मीर में यदि मैं स्पेसिफिक कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर की जो शब्द की उत्पत्ति है वो ऋषि कश्यप से मानी जाती है। एंशंट हिस्ट्री में, जितने यहाँ स्टूडेंट्स हिस्ट्री के बैठे हैं, बहुत एंशंट हिस्ट्री का जो पहला जो रिटन रिकॉर्ड है यदि कोई, तो वो जम्मू कश्मीर का आपको मिलेगा। भारत के अंदर राजतरंगिणी के नाम से जो सामने एक डॉक्यूमेंट का नाम लिखा है, आप इस डॉक्यूमेंट में एंशंट टाइम से जम्मू कश्मीर में किसका शासनकाल रहा, वहां के राजा कितने थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत सिस्टमेटिकली, जितना आप लोग रिसर्च करते हैं उसमें बहुत सिस्टमेटिकली रिसर्च की जब बात होती है, तो जिस सिस्टमेटिकली जिस क्रोनोलॉजी में जम्मू कश्मीर के जितने रूलर्स रहे हैं, स्पेसिफिकली कश्मीर के, उन सबका रिकॉर्ड बहुत इजीली अवेलेबल है। राजतरंगिणी मुझे लगता है कि पहला ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होगा। नीलमत पुराण भी है जम्मू कश्मीर का, जिसमें जम्मू कश्मीर की शासन व्यवस्था, वहां के लोग, वहां का जो कर व्यवस्था थी, वहां की राज्य व्यवस्था थी, वहां की जो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल एक्टिविटीज थी, उन सारों का जो चित्रण है या सारों के बारे में जानकारी है, वो बहुत इजीली आपको रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में नीलमत पुराण या राजतरंगिणी के अंदर बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। तो यदि कोई सोचता है कि 1947 के बाद जम्मू कश्मीर का कुछ ऐसा उदय हुआ है और उसका डिसाइड करना है कि वो भारत के साथ रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसकी कल्पना या संकल्पना अधूरी है। हमको पुराने समय से पूरे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, इस राज्य को समझना पड़ेगा, तब मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत से मिसकंसेप्शंस दूर हो सकते हैं।
आज के समय में आप कश्मीर में जाएंगे तो एक स्पेसिफिक सेगमेंट है, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, एक स्पेसिफिक सेगमेंट कहेगा कि हम लोग यहां पर आर्टिकल 370 रखना चाहते हैं ताकि बाहरी लोग ना आ सके। आर्टिकल 370 की वजह से बाहरी किसको कहा गया, यानी कि शेष भारत के लोग, ऐसे हरियाणा का रहने वाला, दिल्ली का रहने वाला, साउथ इंडिया का कोई स्टेट है वहां का रहने वाला, वो यदि वहां आएगा तो वो बाहरी माना जाएगा। तो मुझे लगता है एक पहला मिसकंसेप्शन जो है वो समझने की जरूरत है कि 1947 केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद एक व्यवस्था का निर्माण हुआ। जम्मू कश्मीर का जो संबंध है वो भारत के साथ आज से नहीं है, वो सदियों से है, और उसके लिए रिटन डॉक्यूमेंट्स जो है, रिटन जो प्रूफ्स हैं, वो बहुत इजीली आप लोगों को, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो जानते भी होंगे कि राजतरंगिणी, लीलमत पुराण, ऋषि कश्यप जिनके नाम पर कश्मीर घाटी का नाम पड़ा, वो सारे के सारे साक्ष्य आज के समय में मौजूद हैं। दूसरा, आप 1947 में भी यदि हम आए तो उस समय के जो अंतिम महाराजा, आप सब लोग जानते हैं कि 1947 तक जब तक हम अंग्रेजों के अधीन रहे तब तक भारत को अंग्रेज दो तरह से रूल करते थे। एक ब्रिटिश इंडिया जिसको अंग्रेज डायरेक्टली रूल करते थे, और उसके साथ साथ प्रिंसलेस स्टेट्स जिसको ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली रूल करते थे। और जो ये प्रिंसलेस स्टेट्स थे, यहाँ का जो शासन व्यवस्था थी वो उस समय के वहाँ के महाराजा, नवाब या जो राजा या जागीरदार हैं वो चलाते थे। जम्मू कश्मीर भी एक प्रिंसलेस स्टेट था 1947 तक। 1947 में जो अंतिम महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, आप उस महाराजा की सील को यदि आप देखें, जो उनकी ऑफिशियल सील रहती थी, उस सील को यदि आप देखें तो आपको पता लगेगा कि मैं पूरा आपके सामने रीड नहीं करूंगा, सिर्फ अंतिम पंक्ति यदि आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा डिस्कशन, विमर्श, आप लोग यहाँ विमर्श 2024 के माध्यम से एकत्रित हुए हैं, कि हमारा विमर्श 1947 में था कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते थे तो वहां की जो ऑफिशियल मोहर होती थी, उस मोहर में हम लिखते थे वहां के महाराजा लिखते थे जम्मू कश्मीर तिब्बत आदि देशाधिपति। आज 1947 से लेकर 2019 तक पूरी डिबेट जो है वो मात्र कश्मीर तक सिमट के रह गई है। जनरली हम लोग, आप बुक्स पढ़ें, आप डिस्कशन सुने, तो हम कश्मीर बोलते हैं, कश्मीर का मतलब जम्मू कश्मीर ले आता है, लेकिन 1947 में आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर तिब्बत आदि देशाधिपति, तिब्बत जो माउंट कैलाश है उसके पास एक गांव है मिनसर करके, उसको मानसर भी कुछ लोग बोलते हैं, मिनसर भी बोलते हैं। 1947 तक वहां के लोग जम्मू कश्मीर के महाराजा को कर अदा करते थे, लेकिन 1947 से लेकर आज तक का जो विमर्श खड़ा हुआ उसमें हम जम्मू कश्मीर तिब्बत आदि देशाधिपति से कश्मीर तक पहुंच गए हैं। अनफॉर्चुनेटली जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उस समय जो जम्मू कश्मीर को लेकर डिबेट हुई, उस डिबेट्स को आप पढ़िए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें मैक्सिमम डिबेट्स में जम्मू कश्मीर का नाम मात्र कश्मीर के नाम से लिखा गया। एक लोगों में लगा कि कश्मीर जो है, जो जितना भी विमर्श खड़ा हुआ, जितना भी मैंने शुरू में कहा कि एक सेपरेटिज्म वर्सेस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की एक लड़ाई जम्मू कश्मीर में हम लोग निरंतर लड़ रहे हैं, उसमें हमें लगा कि जम्मू कश्मीर का मतलब केवल कश्मीर है, और कश्मीर का मतलब वहां पर रहने वाले जो सेपरेटिस्ट लोग हैं या ऐसे लोग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, केवल वहां तक है। इस पूरे प्रकरण में जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा एरिया, कम्युनिटी, मुझे लगता है कि रेस्ट ऑफ इंडिया या पूरा ग्लोबली हम लोगों की नजर से दूर हो गया। जो यदि हम समझ लें तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जो आपने रखा नेशनल इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी का जो विषय है उसमें बहुत सारे इश्यूज एड्रेस हो जाएंगे। मैं कुछ मैप्स आपके सामने रखूंगा और उसके साथ मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा, उससे चीजें स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। आज ये जो आप सामने देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर का आज का 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो ऑफिशियल मैप जम्मू कश्मीर का जारी किया है आज के समय में, ये जम्मू कश्मीर का मैप है। इसमें जो ऊपर का हिस्सा है आप उसको लद्दाख, वहां पर लिखा है लद्दाख है, और जो नीचे का एरिया है वो जम्मू कश्मीर है। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, आज 2 यूटीज में उसको परिवर्तित कर दिया गया है। जनरली आप जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें किसी से तो सब लोग बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के 3 हिस्से हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फैक्चुअली कल्चरली जब मैं कहता हूं तो कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखें तो 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर के इस राज्य के 4 हिस्से हैं। हमारे पूरे डिस्कशन में पिछले 70 साल के खासतौर में कहूंगा, हमने केवल इसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक सीमित किया है। गिलगित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है जम्मू कश्मीर की, आज जो जियो कल्चरल जियो स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है उसका जो बेस है वो गिलगित है। 1947 में जो हिस्सा हमारे हाथ से चला गया, मैं आगे उसके बारे में रखूंगा आपके सामने बात, उसका रीजन भी कहीं ना कहीं गिलगित है। जब मैं इन चारों रीजन्स की बात करता हूं तो हर रीजन में अपनी एक अलग तरह की कम्युनिटी रहती है। जो जम्मू में है, जम्मू में डोगरा कम्युनिटी है, कश्मीर में कश्मीरी कम्युनिटी है, लद्दाख में बुद्धिस्ट है और गिलगित में शीना कम्युनिटी है।
तो जब हम कश्मीर या कश्मीरी लोगों की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बाकी 3 एरियाज और कम्युनिटी है ये कहीं ना कहीं छूट जाती है। जम्मू कश्मीर के बारे में कोई भी विमर्श बनाने से पहले हमें जम्मू कश्मीर की पूरी जो ज्योग्राफिकल एक कॉन्सेप्ट है उसको समझने की जरूरत है। आज के समय में अनऑफिशियल, केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, जो ये पूरा जम्मू कश्मीर स्टेट है 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर का, इसमें से मात्र 1,01,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हमारे पास है। 1,21,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो आज पाकिस्तान और चाइना के अवैध कब्जे में है। सबसे ऊपर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं गिलगित बल्टिस्तान, उसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ लद्दाख कहते हैं। इसके बगल में जो रेड कलर का आप एरिया देख रहे हैं ये COTL है, चाइना ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ लद्दाख। ये जो पूरा रीजन है ये जम्मू कश्मीर का लगभग 85,000 स्क्वायर किलोमीटर ऐसा एरिया है जो आज पाकिस्तान या चाइना के कब्जे में है। और जो नीचे आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में POJK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, जो मीरपुर मुजफ्फराबाद हम कहते हैं, ये सारा हिस्सा आज के समय में पाकिस्तान के कब्जे में है। हमारे पास इस 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर में से मात्र 1,01,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। अब आप इस पूरे रीजन को यदि समझना हो तो ये जो पूरा मैप मैंने आपको दिखाया है इसमें केवल और केवल मैंने जम्मू का एरिया आपके सामने हाईलाइट किया है। 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर में से 27,000 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो जम्मू का है। मैंने शुरू में बताया कि जिस तरह से जम्मू में डोगरा कम्युनिटी के लोग रहते हैं, डोगरा, गुज्जर, पहाड़ी वहां की लोकल कम्युनिटीज हैं। 1947 से लेकर आज तक 2019 तक जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद है या आतंकवाद है उसके खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई यदि कोई एरिया या वहां की कोई कम्युनिटी लड़ रही है तो वो डोगरा कम्युनिटी है। डोगरा कम्युनिटी के साथ साथ गुज्जर, पहाड़ी कम्युनिटी के लोग भी हैं जो लगातार आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। 1989 में जब कश्मीर में टेररिज्म फैला तो लगभग कश्मीर से हिंदुओं का निष्कासन हो गया। वहां से टेररिस्टों ने सोचा कि हम इसके बाद जम्मू के रीजन को भी कवर करेंगे और यहां पर जम्मू के रीजन में भी हम कब्जा करेंगे। तब लोकल जम्मू के रहने वाले जो लोग हैं, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर, रजौरी, पुंछ, यहां के लोगों ने हथियार उठाया और आर्मी और पुलिस के साथ मिलकर आतंकवाद को और जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसको पूरा जबरदस्त तरीके से उसका प्रतिरोध किया। और उसका परिणाम यह है कि आज के समय में केवल जम्मू में नहीं, कश्मीर में भी टेररिज्म बहुत सीमित क्षेत्र में सिमट चुका है। पूरे जम्मू कश्मीर का जो नैरेटिव है या उसका डिस्कशन है वो कश्मीर बेस्ड है, कुछ गलत नहीं है उसमें, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो कश्मीर रीजन है वो पूरे जम्मू कश्मीर का जो 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया की मैंने शुरू में बात की, उसमें मात्र 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो जम्मू कश्मीर है। यानी कि टोटल जो जम्मू कश्मीर का एरिया है उसका मात्र 7%। लेकिन नैरेटिव में, डिस्कशन में कश्मीर का जो सेपरेटिज्म है या टेररिज्म है या वहां के इश्यूज हैं उसको देखकर लगता है कि जैसे पूरा का पूरा जो एरिया है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद ग्रस्त है। जम्मू का जो मैंने रीजन आपके सामने रखा उसमें लगभग आतंकवाद ना के बराबर है। कुछ छुटपुट अटैक्स होते हैं लेकिन वहां पर आतंकवाद को या सेपरेटिज्म को बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। ठीक उसी तरह से कश्मीर को भी यदि हम बातें देखें तो लगभग जो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसमें से 5,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पाकिस्तान के कब्जे में है। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऐसा है जिसमें लगभग 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर सेपरेटिज्म या टेररिज्म की अपनी जड़ें हैं, जो लगभग पिछले 70 वर्षों से लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर एक विमर्श की जो स्थिति है उसको गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है। तो जो डिस्टर्ब्ड एरिया है वो मात्र 15% टोटल जम्मू कश्मीर का, और यदि आज जो हमारे पास हिस्सा है 1,01,000 स्क्वायर किलोमीटर का उसमें से मात्र 10% यानी कि लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऐसा है जो कि प्रॉब्लमेटिक है। अदरवाइज पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में जो मैंने आपके सामने रखा आतंकवाद या अलगाववाद की स्थिति पूरी तरह से नहीं है। सबसे बड़ा जो नुकसान कश्मीर के अंदर आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 1989 में मैंने शुरू में बताया कि आतंकवाद और अलगाववाद के बढ़ने के बाद वहां से जो कश्मीरी हिंदुओं का एक्सोडस हुआ उसका जो बहुत बड़ा नुकसान हमारी वहां की जो पुरानी संस्कृति है, हमारी कल्चर है, हमारे मंदिर हैं, उनको भी लगातार निशाना बनाया गया। मैंने 2 मंदिर आपके सामने रखे हैं। नारानाग, ये गांदरबल में एक जगह है, बहुत सुंदर एक मंदिर है वहां पर। इस पूरे मंदिर को बहुत लंबे समय से जो बाहर के आक्रांता रहे उनके अटैक्स के चलते 1941 से पहले, 47 से पहले भी और उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो वहां पर खंडित किए गए। लगभग हर गांव के कश्मीर में मंदिर रहता था। आज के समय में लगभग हर गांव से जो है हमारे मंदिर जो है लगभग वो खत्म हो गए हैं। लेकिन ये पुराने ऐसे जो खंडर भी हैं इतने विशाल है कि उनको देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो टेम्पल्स थे वहां पर जो हमारी संस्कृति का जो परिचायक थे आज के समय में किस हालत में है। जो सबसे बड़ा एरिया है जम्मू कश्मीर का वो लद्दाख का एरिया है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि 27,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो जम्मू का है, 15,000 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो कश्मीर का है, लेकिन जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा एरिया जो है वो लद्दाख का है। टोटल एरिया यदि हम बात करें तो 1,69,476 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है।
इस पूरे रीजन में पॉपुलेशन बाकी जम्मू और कश्मीर के अगर हम कंपैरिजन करें तो कम है, लेकिन जो एरिया है वो 1,69,000 किलोमीटर एरिया है, जिसमें दो डिस्ट्रिक्ट है मेजरली, करगिल और लेह। करगिल और लेह में लद्दाखी और बल्टी जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी और बल्टी और शीना कम्युनिटी, तीन ऐसी कम्युनिटीज रहती हैं। ये जो पूरा एरिया है ये पूरी तरह से आतंकवाद या अलगाववाद से पूरी तरह से मुक्त है। तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि यदि आपको आतंकवाद या इंटरनल सिक्योरिटी सेपरेटिज्म को समझना है तो एक चीज बहुत क्लियरली समझने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर के इतने बड़े क्षेत्र में मात्र 5 या 6% एरिया ऐसा है जो प्रॉब्लमेटिक है। अदरवाइज 95% एरिया ऐसा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या भारत को पूरी तरह से मानता है, और वो सेम पूरे देश से भी एक्सपेक्ट करता है कि जिस तरह से वो लोकल ग्राउंड पर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या सेपरेटिज्म से लड़ रहे हैं, ठीक वैसे ही सपोर्ट जो है उनको पूरे देश से भी मिले। दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं लद्दाख के अंदर, बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं करगिल और लेह। करगिल मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट है ये डिस्ट्रिक्ट है। शायद ही ऐसा कोई स्टेट होगा मुझे लगता है पूरे देश में जिस स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 या 6 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन मात्र 1,22,000 या 23,000 पॉपुलेशन है, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में 6 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, शीना, बल्ती, कश्मीरी, ब्रोपका और बोटी। जो देश का सबसे ठंडा जो इलाका है द्रास, वो आपको करगिल में मिलेगा। लेह डिस्ट्रिक्ट देश में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है भुज, उसके बाद दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो लेह डिस्ट्रिक्ट है, 45,000 किलोमीटर का एरिया है। इस पूरे रीजन के अंदर पॉपुलेशन अगेन जैसा जम्मू कश्मीर के मैंने शुरू में बताया कि जम्मू और कश्मीर में पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है, लेकिन लद्दाख में पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है। यहाँ पर पॉपुलेशन अगेन वही 1.5 लाख के करीब है, लेकिन 45,000 किलोमीटर का एरिया है। देश का दूसरे नंबर का डिस्ट्रिक्ट है जो इन टर्म्स ऑफ एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है जियो स्ट्रेटेजिक या स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो चाइना के साथ एलएसी का जो रीजन लगता है वो सारा लेह डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता है। अब आज का जो जैसा आपके विषय में भी था, जब तक आप इस पूरे रीजन की ज्योग्राफी नहीं समझेंगे तब तक आप, मुझे लगता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो पिछले 70 वर्षों में सबसे ज्यादा डिस्कशन हम लोग आर्टिकल 370 या यासिन मलिक, गिलानी, महबूबा मुफ्ती, महाराजा हरि सिंह, इन सबका डिस्कशन आप लोग लगातार सुनते होंगे। इन सारे डिस्कशंस का जो सबसे बड़ा विक्टिम जो रहा वो हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की टेरिटरी रही। पहली टेरिटरी जो आपके सामने लिखी है, जो बिल्कुल बॉर्डरिंग जो एरिया है, मीरपुर और मुजफ्फराबाद, दो डिस्ट्रिक्ट्स 1947 में पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी ने कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर अटैक किया, और मीरपुर और मुजफ्फराबाद दो ऐसे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स थे जम्मू और कश्मीर के। मीरपुर ज्योग्राफिकली या रेवेन्यू वाइज मैं कहूं जम्मू रीजन का पार्ट है, और जो मुजफ्फराबाद है वो कश्मीर रीजन का पार्ट है। लगभग 13,297 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है। इस पूरे रीजन में कश्मीरी सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से एरिया में बोली जाती है, अदरवाइज पूरे रीजन में गोजरी और पहाड़ी लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा है। खास बात यह है कि हम 1989 में जो कश्मीरी हिंदूज का एक्सोडस हुआ कश्मीर से, उसकी बात तो लगातार करते हैं, लेकिन 1947 में पाकिस्तानी आर्मी की अटैक की वजह से मीरपुर और मुजफ्फराबाद के अंदर जो बहुत बड़ा एक्सोडस हुआ और किलिंग्स हुई, उसकी बातचीत मुझे लगता है कि पूरे डिस्कशन में कहीं ना कहीं छूट गई है जम्मू कश्मीर की जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं। मीरपुर एक ऐसी जगह है, मीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में 3 दिन के अंदर लगभग 20,000 हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम किया गया 1947 में, और लगभग 36,000 फैमिलीज ऐसी थी जिनको अपना घर छोड़कर उस समय जम्मू या कश्मीर के बाकी हिस्सों में आना पड़ा। जम्मू कश्मीर की जब भी हम बात करते हैं तो एक विक्टिम कार्ड खेला जाता है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि हम कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीरी सेपरेटिस्ट जो एलिमेंट है वो लगातार कहते हैं कि सड़क पे चलता हुआ जवान जो है वो यूपी, बिहार या दिल्ली के किसी हिस्से से आया और वो मुझसे मांगता है मेरी आईडी दिखाओ, आप अपनी आईडी दिखाइए, और आईडी दिखाने में बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन आप ये देखिए कि 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर के मीरपुर मुजफ्फराबाद से लगभग, आज अगर मैं उनकी संख्या की बात करूं तो लगभग 12 से 13 लाख लोग ऐसे हैं जो मीरपुर मुजफ्फराबाद से उजड़कर आए और देश के जम्मू या कश्मीर या देश के अन्य हिस्सों में कहीं ना कहीं बसे हुए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के इन पहले जो पीड़ित कम्युनिटी है, और छोटी मोटी नहीं है, 1989 में जब हम कश्मीरी हिंदू के एक्सोडस की बात करते हैं तो उनकी संख्या लगभग 3 से 4 लाख लोग है। जम्मू कश्मीर के मीरपुर मुजफ्फराबाद से जो संख्या है आज के समय में वो लगभग 12 से 13 लाख लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के इस हिस्से से डिस्प्लेस होकर देश के कई बाकी हिस्सों में रहते हैं। किलिंग्स हुई उस समय, बहुत टॉर्चर बहुत सारे लोगों को किया गया, और यह हिस्सा आज हमारे हाथ से चला गया। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये शारदा पीठ है।
कश्मीर का जब भी अभी प्रशांत जी ने जब शुरुआत की तो शारदा पीठ के एक माँ शारदा के एक श्लोक से शुरुआत की थी। शारदा पीठ या शारदा देवी का जो मंदिर है वो आज पाकिस्तान के कब्जे में है। कश्मीरी जो पॉपुलेशन है या कश्मीरी कम्युनिटी है, कश्मीरी हिंदू जो कम्युनिटी है, वो शारदा देवी को अपनी कुल देवी मानता है। आज उस कुल देवी का मंदिर की स्थिति क्या है वो आपके सामने है। आज जो हमारी एलओसी है उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है, बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और जब मैं इस मंदिर की ये जो 4 दीवारें, आप एक जगह एक गुंबद खड़ा है आप ये देख रहे हैं, हमने कल्चरली क्या खोया है आप इस बात से समझ लीजिए कि देश में यदि पुराने समय में एंशिएंट इंडिया के टाइम के समय में यदि आप देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में किसी भी बड़े जगह पढ़कर आप रहकर आप अपनी विद्या अर्जित करते हैं, लेकिन यदि आप शारदा पीठ, ये जो शारदा आज मंदिर है यहाँ पर शारदा पीठ था, शारदा यूनिवर्सिटी थी, यदि आप शारदा पीठ के विद्वान से आपने अगर डिस्कशन नहीं किया, उससे शास्त्रार्थ नहीं किया, तो आपकी जो शिक्षा है वो अधूरी मानी जाती थी। आज के समय में हम नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जिसकी लाइब्रेरी बहुत जला दी गई और बहुत सारी बुक्स का जो है नुकसान हुआ, लेकिन शारदा जो पीठ है यहाँ की जो लाइब्रेरी थी वो लगभग नालंदा के बराबर की थी। अल बरूनी ने अपनी किताब में लिखा है कि पूरे देश के विद्वान जब तक शारदा पीठ के पुस्तकालय में जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन ना करें तो उनकी जो पढ़ाई है, जो उनकी विद्या है, उनकी एजुकेशन है वो पूरी नहीं हो सकती। लेकिन पूरे विमर्श से लास्ट 70 ईयर्स से शारदा जो पीठ है, शारदा देवी का मंदिर है, वो लगभग खत्म हो चुका है। बगल में आप जो आप देख रहे हैं ये अली बेग गुरुद्वारा है। अली बेग गुरुद्वारा किसी जमाने में हुआ करता था, लेकिन बाद में 1947 में इसको अली बेग प्रिजन के नाम से जाना गया। जिन 12-13 लाख लोगों की जिक्र मैंने आप लोगों के सामने किया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के, उनमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को अली बेग गुरुद्वारे को 1947 में पाकिस्तानी सेना ने अली बेग प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया था और हजारों लोगों को यहाँ पर बंधक बनाकर रखा गया था। मुझे लगता है उन 5-6 हज़ार लोगों में से मात्र 1600 लोग बचकर वापस आ सके थे। अगर आप एट्रोसिटीज यहाँ पर किस तरह की कमिट की गई हैं, अगर आप उसको समझे तो मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। यदि आपका मूवीज में इंटरेस्ट है तो शिंडलर्स लिस्ट करके एक फिल्म है, बहुत रिकॉग्नाइज्ड फिल्म है, उसको मुझे लगता है कि ऑस्कर भी खूब मिले होंगे। उसमें जिस तरह से ज्यूज पर जो अत्याचार किए गए हैं जैसे उसमें दिखाए हैं, मुझे लगता है कि अगर आप अली बेग की जो पूरे वृतांत हैं लोगों के अपने, जो वहां पर लोग किस तरह से लोगों ने पाकिस्तानी एट्रोसिटीज को सहा, उसको यदि आप एक बार देखें या उस पर कोई सोचे तो मुझे लगता है कि शिंडलर्स लिस्ट से भी ज्यादा दर्दनाक जो फिल्म है वो बनाई जा सकती है। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा यहाँ पर। 1947 में जब लगभग 5-6 हज़ार सिख और हिंदुओं को यहाँ पर किडनैप किया गया, यहाँ बंधक बनाया गया, तो वहाँ पाकिस्तानी आर्मी को डर था कि कहीं ये लोग बाहर निकलकर किस्से या कहानियां ना लिखें अपनी जो दर्द इनके साथ हो रहा है, जो टॉर्चर हो रहा है। तो एक दिन पाकिस्तानी सेना के लोग वहां पर आते हैं और बोलते हैं कि भैया आप में से जो लोग पढ़े लिखे हैं, उस समय टीचर्स जो होते थे या कोई मुंशी का काम करता है, कोई सरकारी नौकरी करता है, तो आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक बार साइड में आ जाइए। और उनसे जब लोगों ने पूछा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग, जब ये जो लोग हैं ये बाहर जाएंगे और आपकी रिहाई के लिए काम करेंगे। लेकिन उसके पीछे साजिश ये थी कि जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उनको निकालिए, क्योंकि उन पढ़े लिखों से सबसे ज्यादा डर ये था कि बाहर निकलने के बाद वो अली बेग की जितनी घटनाएं हैं, जो वहां पर टॉर्चर किया जा रहा है, वो सारे पे वो कुछ ना कुछ कंटेंट लिखेंगे जिससे कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली डिफेम किया जा सकता है या जो उसकी सही सच्चाई है वो सामने लाई जा सकती है। इसलिए इन लोगों की किलिंग्स की गई। ऐसे लाइन से ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो पिछले 70 ईयर्स में, 70 वर्षों में मुझे लगता है कि अली बेग प्रिजन या शारदा पीठ जो है, इसके बारे में डिस्कशन का जो मात्रा है वो आप कश्मीर का जो सेपरेटिज्म है या कश्मीर में टेररिज्म है उसके मुकाबले डिस्कशन बहुत कम है। लेकिन ये ऐसा महत्वपूर्ण एरिया है कि जब तक ये हिस्सा पूरा भारत के पास नहीं आएगा तो कल्चरली या जो मैप आप देखते हैं भारत का, जब तक ये हिस्सा हमारे पास नहीं आएगा तब तक मुझे लगता है कि भारत संपूर्ण नहीं होगा। दूसरा जो एरिया है वो पीओटीएल का है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ऑफ लद्दाख। पूरे डिस्कशन में मैंने शुरू में कहा कि कश्मीर को लेकर चर्चा है, कुछ हद तक जम्मू को लेकर चर्चा है, लद्दाख आपको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्ट करता है, लेकिन गिलगित बल्टिस्तान जो है, जिस एरिया का जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा था, यदि आज 1947 में और आज ये हिस्सा हमारे पास नहीं है, उसको लेकर यूके, यूएस या रशिया या आज चाइना लगातार कॉन्टिन्यूस सोच रहा है कि किस तरह से ये हिस्सा भारत के पास ना रहे। वो हिस्सा है गिलगित बल्टिस्तान। गिलगित बल्टिस्तान में, गिलगित में बल्टी कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो बुद्धिस्ट से पहले बाद में कन्वर्ट हो गए, और गिलगित में शीना कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ये जो रीजन है ये
अगर आप इन टर्म्स ऑफ, आप में से लद्दाख जाना कुछ लोगों का हुआ है क्या कभी? हाथ खड़ा करेंगे लद्दाख कोई गया है तो। लद्दाख जितना सुंदर आप, ठीक, लद्दाख जितना सुंदर आप पिक्चर्स में देखते हैं उससे कहीं गुना अगर आप कुछ सुंदर एरिया हमारे पास आज नहीं है जम्मू कश्मीर का, तो वो गिलगित बल्टिस्तान है। गिलगित बल्टिस्तान वो रीजन है, अगर ये रीजन हमारे पास होता तो हम लैंड रूट से सेंट्रल एशिया और यूरोप के साथ सीधे कनेक्ट में हो सकते थे। आज लंदन जाने के लिए हमें प्लेन पकड़ना पड़ता है, अगर ये रीजन हमारे पास रहता तो हम सीधा लंदन के लिए बाय रोड अपनी कार से या बस से, पुराने जमाने में बसेस भी चलती थी यहां से जो हमें सीधा लंदन तक कनेक्ट करती थी। आज ये हिस्सा हमारे पास नहीं है। शुरू से यूके, यूएस और बाद में रशिया और बाद में चाइना इस रीजन को लगातार भारत से बाहर रखना चाहता है। इसलिए जम्मू कश्मीर या कश्मीर का स्पेसिफिक एक जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है उसको हवा देकर वो इस पूरे मुद्दे को या इस पूरे रीजन को डिबेट से बाहर रखना चाहता है। मैं कल्चरली बस एक बात इस रीजन के बारे में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक भी है। आज इस पूरे रीजन में, गिलगित में स्पेसिफिकली, एक भी हिंदू नहीं है, सब लोग कन्वर्ट हो गए हैं, शीना कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन जो ये लैंग्वेज बोलते हैं, शीना लैंग्वेज ये लोग बोलते हैं, लैंग्वेज जो है उसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। आप भी यदि आज भी यदि आप शीना कम्युनिटी के लोगों को सुनेंगे तो ऐसे बहुत सारे शब्द वो बोल रहे होंगे जो हमारी संस्कृत भाषा के हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि अगर मान लीजिए रविवार का दिन है, रविवार के दिन में रवि जो है सूरज का प्रतीक है, तो यहाँ के लोग उसको आदित्यवार कहते हैं। आदित्य संस्कृत में हम प्रयोग करते हैं रविवार के लिए। सोमवार का दिन चंद्रमा का है तो सोमवार के दिन को वो चंद्राल कहते हैं। आज भी ये जो एरिया है, लिपि तो यहाँ की नहीं है लेकिन जो लैंग्वेज लोकल है शीना, उसमें आज भी संस्कृत का बहुत हद तक प्रयोग कर रहे हैं। इस पूरे रीजन की खास बात यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त सेंटीमेंट है। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने इस एरिया को कब्जा तो रखा है, लेकिन लोकल कम्युनिटी जो शीना और बल्टी कम्युनिटी है, इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बहुत जबरदस्त रेजेंटमेंट है। इसीलिए पाकिस्तान लगभग आए दिन यहाँ पर एट्रोसिटीज कमिट कर रहा है। आज के समय में कुछ न्यूज़पेपर्स में भी आप इन सब एरियाज के बारे में सुन सकते हैं। लेकिन ये पूरा एरिया जो है वो एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट यहाँ बहुत जबरदस्त तरीके से है। रीजन जो आप समझ सकते हैं 64,817 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, बहुत बड़ा रीजन है। एक और जो टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर की आज चाइना के कब्जे में है, उसको चाइना ऑक्यूपाइड टेरिटरी जो लद्दाख कहा जाता है। इसमें दो वैलीज हैं, अक्साई चिन और सक्शगाम। 1962 में गिलगित बल्टिस्तान की सक्शगाम वैली लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। हमारा एरिया था, पाकिस्तान का था भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अवैध कब्जे में था। और 1963 में जब चाइना ने अटैक किया, उसके बाद अक्साई चिन का जो लगभग 37,555 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ये जो हिस्सा है चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया। तो जितना हिस्सा हमारे पास है उससे कहीं ज्यादा ज्योग्राफिकली बहुत सुंदर, कल्चरली बहुत रिच और जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंस जिस रीजन की है, कश्मीर की यदि आज के समय में ग्लोबली कोई इंपॉर्टेंस है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ अक्साई चिन, सक्शगाम, गिलगित बल्टिस्तान, ये 4 रीजन है। जम्मू कश्मीर के विमर्श को यदि आपको समझना है या उस विषय पर आपको कोई रिसर्च करनी है, कुछ स्टडी करना है, इन सारे एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ की हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, यहाँ की जो कल्चरल बैकग्राउंड है, जब तक आप उसे नहीं समझेंगे, मुझे लगता है तब तक आप जम्मू कश्मीर के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। एक चीज मुझे लगता है कि समझने की जरूरत है और उस पर लगातार काम करने की जरूरत है। हमने जिस तरह से पिछले लगभग 70 वर्षों में आर्टिकल 370, कश्मीर, सेपरेटिज्म, यासिन मलिक, गिलानी, आसिया अंद्राबी, महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला का जिक्र किया है, उसी स्तर पर जाकर हमें लगातार अपने स्टूडेंट्स के बीच में, एकेडमिया के बीच में, मीडिया के बीच में लगातार पीओजेके, पीओटीएल, सीओटीएल के बारे में लोगों को अवेयर करना होगा, स्टूडेंट्स को अवेयर करना होगा, उस पर रिसर्च करने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में अवेयरनेस का जो लेवल है, जो स्तर है, वो इतना बढ़े कि जो भी सरकार हो वो इस पूरे क्षेत्र को वापस लाने के लिए प्रयासरत हो। 1994 में जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय हमारी पार्लियामेंट का एक जॉइंट और अनैनिमस रेजोल्यूशन है 1994 का कि जम्मू कश्मीर को लेकर यदि कोई आज के समय में इशू पेंडिंग है तो वो एरिया है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, और भारतीय संसद इस बारे में संकल्प लेती है कि वो एक दिन इस एरिया को जरूर वापस लेगी। ये 1994 का रेजोल्यूशन है। आज 2024 में आप विमर्श के इस कार्यक्रम में एकत्रित हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर पीओजेके, पीओटीएल और सीओटीएल पर लगातार चर्चा करने की जरूरत है ताकि आने वाली जनरेशंस जो हैं इसके बारे में जितना ज़्यादा जान लेंगी, मुझे लगता है आने वाले समय में कभी लिया जाएगा तो ठीक है, वो हो सकता है कि मिलिटरी पावर से लिया जाए, लेकिन अमंग हमारी सोसाइटी या जो हमारा इंटेलिजेंसिया है उसके बीच में जो अवेयरनेस है
उसको जनरेट करने की जरूरत है, ताकि जब भी कोई डिसीजन मेकिंग का मौका आए तो डिसीजन मेकिंग में आसानी रहे। धन्यवाद। मुझे लगता है कुछ प्रश्न होंगे तो वो हम डिस्कशन के समय प्रश्न ले सकते हैं। 1947 में जब मुजाहिदीन, उस समय मुजाहिदीन ही शब्द प्रयोग हर जगह किया गया है, उन्होंने जब आक्रमण कर दिया था और पाकिस्तान यूएन चला गया, तो इंडिया ने वो बात क्यों मानी, क्यों एक्सेप्ट करी? क्योंकि मैंने कई जगह पढ़ा, पर वो कहते हैं ना कि संतुष्टि नहीं मिली जवाबों से, या पढ़ के भी या देख कर भी। दूसरा क्वेश्चन है सर, 1971 की वॉर में हमने 65 की वॉर या 71 की वॉर में हमने पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अंडर में आ गया था। उसके बाद भी हमने नेगोशिएशन क्यों नहीं किया पीओके के लिए? हमने वो समझौतों पे साइन क्यों कर दिए? जितने भी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है उसको हम अपने अंदर लेते हैं, तो उसके साथ रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन जो होगी वो भी हमारे मतलब इन्फ्लक्स होगा बहुत ज़्यादा। तो हम रेडिकलाइजेशन को कैसे कम करेंगे? क्योंकि जितने सारे टेरर आउटफिट्स है वो मीरपुर उस एरिया में बेस्ड है, तो सोसाइटी में ज़्यादातर हमारे इंडियन सोसाइटी में घुल मिल जाएगी, राइट? तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे एक सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि हम ससगाम वैली को कैसे अपने अंदर इंटीग्रेट करें? सर, धारा 317 हट गई, और जो जम्मू कश्मीर में भी फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनी है, ये तीनों कट्टरपंथ क्योंकि विधानसभा में हंगामा होता है आज भी, क्योंकि धारा 370 वापस लाया जाए, काफ़ी हंगामा होता है, वहाँ पे काम काज पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। तो आज आप इस मंच से कह सकते धारा 370 वापस नहीं आएगी, मतलब कि जो धारा 370 जो हटी है वो वापस धारा 370 नहीं लाई जाएगी। पहला प्रश्न है कि 1947 के अटैक में, मुजाहिदीन का जो अटैक है, उसमें भारत यूएन में क्यों चला गया, या पाकिस्तान यूएन में गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहला तो 1947 का जो अटैक है उसको मुजाहिदीन, उसको लेकर दो तीन चीज़ें कही जाती हैं। मुजाहिदीन अटैक नहीं कहा जाता, लेकिन रेडर्स अटैक या ट्राइबल अटैक उसके बारे में लगातार कहा गया है। जम्मू कश्मीर में 1947 में, मैंने शुरू में कहा ना कि देखिए, मैम ने भी कहा, प्रशांत जी ने भी कहा, और मुझे लगता है केवल जम्मू कश्मीर नहीं, वो कोई भी टॉपिक हो उसमें आप लोग स्टूडेंट्स हैं, कल आने वाले समय में, आज भी आप रिसर्च करते हैं, कल भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको सही जवाब नहीं मिल सकते। और प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स जो मैं कह रहा हूं, यहां पर प्रशांत जी कह रहे हैं, अमृता जी कह रही हैं, उसको भी आप, मेरा कहना है कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही चेक कीजिए। 1947 में जम्मू कश्मीर पर अटैक ना ट्राइबल्स ने किया, ना मुजाहिदीन ने किया। जो अटैक हुआ वो पाकिस्तानी आर्मी ने किया। पाकिस्तानी आर्मी, वहाँ का जो उस समय का पॉलिटिकल डिस्पेंशन था, जिन्ना, उसके साथ साथ पंजाब के जो मुख्यमंत्री, ऐसी उनकी बहुत सारी मीटिंग्स आपको मिलेंगी जिसमें पाकिस्तानी आर्मी किस तरह से सामने कुछ ट्राइबल्स को रखकर, लेकिन पूरी प्लानिंग, उसका वेपन, उसका एम्युनिशन, उसकी स्ट्रेटजी पूरी पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स ने बनाई। उसका उदाहरण मैं छोटा सा दूंगा आपको। इंटरनेशनली, ग्लोबली वो यही कहना चाहते थे कि ये अटैक जो है ये मुजाहिदीन का है या ट्राइबल का है कि रेडर्स का है, लेकिन जो अटैक था वो पाकिस्तानी आर्मी का था। इसके लिए उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी के ऑफिसर्स को चुना फ्रंट पे रखने के लिए। वो लोग पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर ऑफिसर्स थे। लगभग एक जनरल रहेगा, एक मेजर रहेगा, मेजर के नीचे एक लेफ्टिनेंट रहेगा, और लेफ्टिनेंट के नीचे 3 जेसीओ। ऐसे आप प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जितना एम्युनिशन है, जितना उनका कम्युनिकेशन सेट्स है, वायरलेस है, वो सारा का सारा पाकिस्तान ने दिया। और कुछ समय के बाद जो पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर पर अटैक हुआ, उस समय के पूरा जो स्ट्रेटजी थी वो एक अकबर खान नाम के एक ऑफिसर ने बनाई थी। वो बाद में उसका पाकिस्तान से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, तो उसने एक बुक लिखी है जिसमें उसने पूरा डिटेल दिया है कि पाकिस्तान पर जो अटैक है वो किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी या वहाँ की लीडरशिप ने तय किया था। रही बात, और ये मैं एक बड़े डिजाइन या एजेंडे का एक हिस्सा है उसको ट्राइबल अटैक या मुजाहिदीन अटैक कहना, फैक्चुअली वो पाकिस्तानी आर्मी का अटैक था। और यूएन में हमारा स्टैंड यही है, हम यही, भारत सरकार का स्टैंड यही है कि ये पाकिस्तानी आर्मी का अटैक है। जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक किया तो पाकिस्तान पहले यूएन नहीं गया, भारत गया। पहली कंप्लेंट जो है वो भारत ने की कि जम्मू कश्मीर की 1947 में जम्मू कश्मीर का एक्सेशन जो है वो भारत में हो गया है, और उस पूरे एरिया पर पाकिस्तानी जो आर्मी है या पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा कर रहा है, और इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को यूएन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए एड्रेस करना चाहिए। बाद में वहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स चली उसमें मुझे लगता है कुछ चीज़ें भारत के हाथ से निकल गई, लेकिन पहले भारत गया था। लेकिन यूएन को लेके भी एक चीज़ आप अपने मन में रखिए, बड़ी स्पष्ट रखिए,
आपको उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो, आप हमसे संपर्क कीजिएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स भी देंगे। पाकिस्तान को यूएन ने बहुत क्लियरली अग्रेसर यानी कि अवैध कब्जा करने वाला देश कहा है। उनके रेजोल्यूशंस को, उनके डॉक्यूमेंट्स को, अगेन कह रहा हूं प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत के साथ उसका संबंध जो है वो 1947 के एक्सेशन की वजह से है, जिसकी लीगल से वैलिडिटी जो है वो यूएन या इंटरनेशनल जो कोर्ट है, हालांकि भारत इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं गया, लेकिन जो लॉ के प्रिंसिपल्स हैं उसमें उसकी वैलिडिटी पूरी तरह से मानी जाती है। और आर्टिकल 370 का जजमेंट जो अभी आया उसमें भी आप यदि पढ़ेंगे तो एक्सेशन को लेकर बड़ी स्पष्टता है, वो एक्सेशन जम्मू कश्मीर के साथ नहीं है। दूसरा जो प्रश्न आपका है डिस्प्यूटेड टेरिटरी, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट नहीं, मैं इसको कहूंगा कि आप जब डिस्प्यूटेड कहते हैं ना किसी चीज को, अब ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा है, आप आके इस पे अगर अपना दावा ठोकेंगे तब डिस्प्यूटेड होगा ये यहां, लेकिन रहेगा तो मेरा ही वो। मैं डिस्प्यूटेड जिस दिन मान लूंगा, जिस दिन मैं डिसाइड करूंगा कि इसका बिल आपने पे किया कि मैंने पे किया, उस दिन ये मोबाइल रिस्क में है। ठीक वैसे ही जम्मू कश्मीर कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। पाकिस्तान, चीन, यूके, यूएस या ग्लोबल पावर्स उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी की श्रेणी में लाते हैं, लेकिन यूएन के डॉक्यूमेंट्स को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि जम्मू कश्मीर का एक्सेशन एज पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये दो एक्ट हैं जो एक्सेशन की पूरी लीगल प्रोसेस को डिसाइड करते हैं। और ये दोनों एक्ट हमारे बनाए हुए नहीं हैं, ये यूके की पार्लियामेंट के बनाए हुए हैं। वो एक्ट मैं आपको दे सकता हूं, उन पे डिबेट्स आपको दे सकता हूं। एक बार एक्सेशन हो गया उसके बाद उसको रिवर्स करने का स्कोप नहीं है। 1947 में जब एक्सेशन हो गया तो किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं बचा। अवैध कब्जा है लेकिन इलीगल ऑक्यूपेशन बाय पाकिस्तान और चाइना, ये लगातार हमें बोलने की जरूरत है। एंड इट इज बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। रही बात जब वहां के लोग यहां पर यदि आ जाएं तो देखिए ये तो क्या है, बड़ा देश की हिस्ट्री में या पूरी दुनिया की हिस्ट्री में आपकी और मेरी उम्र की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में आपको कह सकता हूं हम हद से हद 100 साल जिएंगे अगर हम पूरा एकदम प्रॉपर बहुत आइडियल जीवन जीते हैं। 100 साल कुछ भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में इस्लाम लगभग 1300-1400 में आया। इस्लाम को लाने के लिए उस समय में ऐसा कहा जाता है कि 7 लोग आए थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में इस्लाम को फैलाना शुरू किया। लेकिन आज के समय में जम्मू कश्मीर का लगभग 60% एरिया जो है वो कन्वर्टेड है। आज जो वहां पर पॉपुलेशन है उसके अंदर रेडिकलाइजेशन का जो एलिमेंट है उसको किस तरह से एड्रेस करना है, इसके लिए अलग तरीके से काम किया जा सकता है। लेकिन लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, उसको इसीलिए वापस लाने की जरूरत है क्योंकि जब तक वो हिस्सा हमारे पास नहीं होगा, आप पुराने डॉक्यूमेंट्स पढ़ लीजिए, आज के समय के जो मॉडर्नाइज मिलिट्री के डॉक्यूमेंट्स है, डिफेंस के डॉक्यूमेंट्स है, उसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जब तक, पुराना श्लोक भी देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि भारत की रक्षा जो हिमालय करता है, आज उस हिमालय का बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे पास नहीं है। तो हमारी जो सिक्योरिटी है, चाहे आप महाराष्ट्र में रहते हो, गुजरात में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन है उस पर। इसलिए वो टेरिटरी हमें वापस लेनी पड़ेगी। वहाँ की जो रेडिकलाइजेशन का जो एलिमेंट है वो किसी भी उसमें हो सकता है, उसको कैसे एड्रेस करना है इसमें मुझे लगता है अलग तरीके से काम किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है 370 का। आर्टिकल 370 बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में कैसे लागू हो ये डिसाइड करने वाला एक आर्टिकल था। इस आर्टिकल का मिसयूज किया गया 1947 से 50 से और 2019 तक, और लगभग 150 के करीब ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। और जब वो लागू नहीं होते थे तो वहां पर जो रहने वाली एससी कम्युनिटी है, एसटी कम्युनिटी है, ओबीसी कम्युनिटी है, दिव्यांगजन है, वहां पर जो लोकल कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो डीडीसी, बीडीसी या लोकल, जो मैं कहूँगा जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एमएलए के बाद, एमपी के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स आते हैं। इन सारे मेंबर्स को चुनने की बात है। आपके पूरे, आप सुनेंगे डीयू में रहते हुए, खासकर दिल्ली में आके तो सुनते ही हैं कि सेकुलरिज्म एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में दिया गया है, लेकिन जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल जम्मू कश्मीर में लागू होता था 2019 से पहले, तो सेकुलरिज्म वर्ड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, सोशलिस्ट वर्ड लागू नहीं होता था, इंटीग्रिटी वर्ड लागू नहीं होता था, राइट टू इंफॉर्मेशन लागू नहीं होता था, राइट टू एजुकेशन लागू नहीं होता था, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो लागू नहीं होते थे। ये सारे जो आर्टिकल्स हैं, ये जो सारे आर्टिकल्स हैं आज वहां लागू हो गए हैं, और इसका लाभ जो है वहां की किसी भी धर्म की जनता हो, किसी भी कास्ट की जनता हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं।
आज के समय में महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, एनसी या इसके बाद और भी कोई बड़ी पार्टी वहां खड़ी हो जाए, कांग्रेस पूरे देश में 400 सीट्स ले आए, आर्टिकल 370 कभी वापस नहीं आ सकता। जहां तक रही बात इस समय जो वहां पे रेजोल्यूशन एक वहां की असेंबली ने पास किया है, वो उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। वो वहां पर एक बहुत स्पेसिफिक कम्युनिटी है। मैंने कहा ना शुरू में 5-6% एरिया ऐसा है जो प्रॉब्लमेटिक है। वो 5-6% एरिया के जो रहने वाले जो कुछ सेपरेटिस्ट एलिमेंट हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया है। इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। आर्टिकल 370 में कोई परिवर्तन होना होगा या होता होगा तो वो भारतीय संविधान में होगा, राज्य की या यूटी की विधानसभा में बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें मुझे लगता है बिल्कुल निश्चिंत रहिए। प्रश्न आप ये करिए कि आर्टिकल 370 आएगा या नहीं आएगा, ये मत पूछिए। आप ये पूछिए क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वहां से आप निकाल सकते हैं क्या? और ये प्रश्न हमसे नहीं, मुझे लगता है कि जो वहां जो लोग कहते हैं कि हम आर्टिकल 370 लाएंगे, उनसे करने की जरूरत है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी ये धाराएं हैं, कुछ का मैंने नाम लिया, लगभग 150 के करीब ऐसी धाराएं हैं। मैंने तभी कहा कि उस पर यदि आपको करना है तो पूरे एक दिन का सेशन कीजिए, तब समझ में आएगा कि किस तरह का आर्टिकल 370 जो अब कभी वापस नहीं आ सकता। सर ने जो कहा वो सारी चीज़ें फैक्चुअली प्रेजेंट हैं, आपको बस देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का एक्ट ऑफ एग्रेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय यूएन, और 370 और उसकी वजह से जितना भी महिलाओं के लिए, SC ST इनके लिए परेशानियां हुई, वो सारी चीज़ें आपके पास लिस्टेड हैं। बस मेरा फिर से वही है जिससे मैंने शुरू किया था कि दो सोशल साइंटिस्ट शुड लुक इनटू द फैक्ट। जैसे ही आप फैक्ट्स को देखेंगे, आपके आगे जितना भी पर्दा लगा हुआ है, दैट विल गेट रिमूव्ड। एंड एज अ रिसर्चर ऑलवेज रिमेंबर दैट क्या कहा जा रहा है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन कैसे कहा जा रहा है दैट इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट। आर्टिकल 370 जो है वो स्पेशल स्टेटस देता है। आज भी हम लोग के मुंह से यही निकलता है कि जम्मू कश्मीर स्पेशल था। हैव यू रेड आर्टिकल 370? दैट पार्ट टॉक्स अबाउट स्पेशल, टेम्पररी, ट्रांजिशनल, ऑल दोज थिंग्स, बट आर्टिकल 370 हैज दिस वर्ड टेम्पररी वेरी क्लियरली मेंशन सिंस द टाइम कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन। तो हाउ कैन इट बिकम स्पेशल, राइट? सो आपको जो दिखाया जा रहा है हम वो देख रहे हैं, ठीक है? जैसे ये पूरा बोर्ड है, इसमें आप जो नमस्ते लिखा हुआ है, कुछ लोग वो देख रहे होंगे, कुछ लोग जुड़े हुए हाथ देख रहे होंगे, कुछ लोग येलो बैकग्राउंड देख रहे होंगे। द पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम व्हाट पर्सपेक्टिव आर यू एनालाइजिंग and is it factually sound? As a social scientist आगे आप रिसर्च करेंगे तो ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी, राइट? सो जो भी आपके क्वेश्चंस, आई थिंक सर ने जवाब दे दिया। आई थिंक प्रशांत जी आप। बस एक आग्रह है आपसे कि हम एक रिसर्चर हैं, हम लोग काम कर रहे हैं अभी इस नॉलेज प्रोडक्शन में, अपने को POK नहीं कहना है। एक आग्रह हमारा है आपको POJK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चाइना ऑक्युपाइड टेरिटरीज ऑफ लद्दाख, पाकिस्तान ऑक्युपाइड POTL, पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जो गिलगित बल्तिस्तान का भाई साहब ने बताया, वो वाली जो टेरिटरी। तो अपने थोड़े टर्मिनोलॉजी में अपना चेंज करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे इस विमर्श की एक गति और एक सही तरीके से जाएगा। हम वो POK नहीं कहना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं, POJK है करेक्ट वर्ड, POTL, COTL, ये हमारे वर्ड्स हैं। और हम अपनी लेखनी में बातचीत करते समय प्राय रोजमर्रा के बिहेव में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो एक विमर्श अपने मन से खड़ा हो। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ था।